आज हम एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनने वाले हैं जिसने ना ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और ये सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आइडिया की कहानी है जिसे सच साबित होने के लिए 50 साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे सितंबर 1930 में। सोचिए, अरब सागर के बीचों बीच एक बड़ा सा जहाज है और इस जहाज पर एक 19 साल का भारतीय छात्र सुब्रमण्यन चंद्रशेखर भारत से कैम्ब्रिज का लंबा सफर तय कर रहा है। लेकिन जानते हैं, वो बाकियों की तरह समंदर की लहरों का मजा नहीं ले रहा। नहीं, वो तो बस अपनी डायरी में लगातार कुछ हिसाब किताब, कुछ इक्वेशंस में डूबा हुआ है। उसे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहाज पर किया गया ये मामूली सा लगने वाला हिसाब किताब आगे चलकर सितारों की मौत की कहानी लिखेगा और ब्लैक होल्स के बनने की भविष्यवाणी करेगा। जी हां, वही ब्लैक होल्स जिनकी पहली असली तस्वीर खींचने में हमें दशकों लग गए। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, समंदर के बीच हुई उस एक अनोखी खोज से। चंद्रशेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। आखिर होता क्या है जब कोई तारा अपना सारा ईंधन जला देता है? उसका अंजाम क्या होता है? इसको ना एक गुब्बारे के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तारा एक गुब्बारे जैसा है। तारे के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो हवा की तरह उसे बाहर की तरफ फुला कर रखता है, और जो उसकी ग्रेविटी है वो गुब्बारे के रबर की तरह उसे अंदर की तरफ खींचती है। अब जैसे ही ईंधन खत्म, मतलब फ्यूजन बंद, तो बाहर का धक्का खत्म हो जाता है और ग्रेविटी वो जीत जाती है और तारा अपने ही वजन के नीचे ढहने लगता है। तो सवाल यह है कि क्या तारा पूरी तरह से पिचक जाता है? नहीं, यहां फिजिक्स का एक और नियम काम करता है, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक कह सकते हैं बड़ा ही मजबूत नियम है। इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आने पर एक दूसरे को धकेलते हैं, और यही दबाव ज्यादातर तारों को पूरी तरह ढहने से रोककर एक व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौना बना देता है। लेकिन चंद्र ने सोचा, यहां एक चीज और है, आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने सोचा कि अगर तारा बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन लगभग रोशनी की रफ्तार से भागने लगेंगे, और जब कोई चीज इतनी तेजी से भागती है तो उसका वजन भी बढ़ जाता है, जिससे सारा का सारा हिसाब किताब ही बदल जाता है। और फिर इन सारे हिसाब किताब के बाद उन्हें वो जवाब मिला, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, 1.44। ये क्या था? ये थी सूर्य के द्रव्यमान की एक लिमिट, एक सीमा। चंद्र ने हिसाब लगाया कि अगर किसी तारे का जो कोर है उसका मास हमारे सूरज से 1.44 गुना से ज्यादा हुआ तो फिर कोई भी ताकत, वो इलेक्ट्रॉन का दबाव भी नहीं, उसे ढहने से नहीं रोक सकता। मतलब वो तारा बस ढहता ही जाएगा हमेशा के लिए। और यही वो ऐतिहासिक खोज थी जिसे आज हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कमाल की खोज उनके लिए कोई तारीफ नहीं लाई, बल्कि इसने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष में धकेल दिया। और ये टक्कर किसी और से नहीं, बल्कि विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे दिग्गज से थी जिन्हें वो अपना हीरो मानते थे। कैम्ब्रिज में चंद्र किसी को अपना आदर्श मानते थे तो वो थे सर आर्थर एडिंगटन। एडिंगटन कोई मामूली वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक लेजेंड थे। अरे, ये वही इंसान थे जिन्होंने आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को सही साबित करके दुनिया भर में नाम कमाया था। अब इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ वो सिर्फ विज्ञान का नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने के दो अलग अलग तरीकों का था। एक तरफ थे चंद्र, जिनकी गणित साफ साफ कह रही थी कि बड़े तारे हमेशा के लिए ढह सकते हैं। उनका मानना था कि नतीजा चाहे कितना भी अजीब क्यों न लगे, अगर गणित सही है तो है। दूसरी तरफ थे एडिंगटन, जिनकी सोच थी कि नहीं, कुदरत तो खूबसूरत और सलीके से काम करती है। और फिर साल 1935 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग में एडिंगटन ने सबके सामने चंद्र के काम को बकवास कह दिया। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कुदरत में कोई ना कोई ऐसा नियम तो होना ही चाहिए जो एक तारे को इस तरह के बेतुके बर्ताव से रोके। बेतुका! सोचिए, एक नौजवान वैज्ञानिक के लिए यह सुनना, वो भी अपने हीरो के मुंह से, कितना बड़ा अपमान रहा होगा। इस एक घटना ने चंद्र को अंदर तक हिला दिया। इंग्लैंड में उनके लिए जैसे सारे रास्ते बंद हो गए थे। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, अमेरिका जाने का। और वहां उन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ा। तो 1937 में चंद्र एडिंगटन की उस भारी भरकम परछाई से दूर शिकागो यूनिवर्सिटी चले गए। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी,
एक ऐसी जगह जहां उनके काम को किसी बड़े नाम की राय से नहीं बल्कि सबूतों और तर्कों से परखा जाता। और अमेरिका में आकर उन्होंने खुद को मानो फिर से बना लिया। वो एक कमाल के और बहुत मेहनती टीचर बने, और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने हर 5-7 साल में अपने रिसर्च का टॉपिक ही बदल दिया। उन्होंने खुद को किसी एक चीज में बांध कर नहीं रखा। कभी सितारों की चाल पे काम किया तो कभी रेडिएशन पर। वो तो बस पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहते थे। यहीं पर उन्होंने सत्य और सौंदर्य की अपनी एक खास सोच बनाई। वो मानते थे कि सच्चा विज्ञान हमेशा सुंदर होता है, बिल्कुल किसी कविता या संगीत की तरह। एक इक्वेशन में एक तरह की नज़ाकत होनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर कोई थ्योरी खूबसूरत नहीं है तो शायद वो सच भी नहीं है। कई दशकों तक उनकी उस पहली खोज को दुनिया ने भुलाए रखा, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 50 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इंतजार कितना लंबा था। 1930 में खोज हुई, 1935 में उसे सबके सामने खारिज कर दिया गया। फिर 60 और 70 के दशक में धीरे धीरे ब्लैक होल्स के सबूत मिलने शुरू हुए, और आखिरकार पूरे 53 साल बाद 1983 में जाकर उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। कहते हैं कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने की खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो राहत के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे 53 सालों से जो एक भारी बोझ उनके कंधों पर था, वो आखिरकार उतर गया। ये इस बात की पुष्टि थी कि उनकी गणित सही थी। तो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इक्वेशन से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज है धैर्य, कि सच को सामने आने में भले ही वक्त लगे पर जीतता वही है। दूसरी, सबूत हमेशा किसी बड़े नाम से ज्यादा मजबूत होते हैं। विज्ञान में खूबसूरती ढूंढिए, और हां, सीखना कभी मत छोड़िए। और एक बहुत जरूरी बात, जिंदगी में अपनों का साथ बहुत मायने रखता है, जैसा कि उनकी पत्नी ललिता ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। आज हम ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसकी नींव चंद्रशेखर के काम ने ही रखी थी। और नासा की चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, आज भी आसमान में उन्हीं के अधूरे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। विज्ञान को लेकर उनका नजरिया उनकी इस एक बात में छिपा है। उन्होंने कहा था, जरूरी नहीं कि हर कोई एवरेस्ट पर चढ़ ही जाए, लेकिन घाटी में खड़े होकर कंचनजंगा के पीछे से सूरज को उगते देखना भी कोई छोटी बात नहीं है। मतलब मंजिल जितनी जरूरी है, उतना ही खूबसूरत वो सफर भी है। तो आखिर में उनकी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच को सामने आने के लिए सब्र चाहिए होता है। सवाल बस इतना है कि कोई उसके लिए कितना इंतजार कर सकता है। चंद्र ने 53 साल इंतजार किया। ये सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और हिम्मत की एक अविश्वसनीय कहानी है।